नमस्कार। आज तारीख है 3 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ। तो आज के इस विश्लेषण में हम कुल 5 बेहद दिलचस्प और आपस में जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहले हम चलेंगे वेस्ट एशिया, जहां इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हाल ही के हमले और आयतुल्ला अली खामेनी की मृत्यु से एक भयानक भूराजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। और उसके तुरंत बाद हम पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ड्यूरेंट लाइन पर सैन्य तनाव चल रहा है, यानी जो खुली जंग का ऐलान हुआ है, उसको समझेंगे। सही कहा। तीसरा विषय हमारी अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। भारत के जीडीपी का बेस ईयर अब 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है और इसके नए आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर बात होगी। चौथा मुद्दा राज्य व्यवस्था और संविधान का है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 132 के तहत जो डिजिटल डिवाइसेस यानी हमारे स्मार्टफोन्स की तलाशी ली जा रही है और निजी जानकारी का जो अधिकार है, उस पर एक बहुत जरूरी डिबेट है। और आखिर में हम बात करेंगे सामाजिक न्याय की, जहां केरला में जस्टिस जे.बी. कोशी आयोग की रिपोर्ट आई है और ईसाई अल्पसंख्यकों, खासकर दलित ईसाइयों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर रोशनी डाली गई है। ठीक है, चलिए इसको अनपैक करते हैं। सबसे पहले वेस्ट एशिया वाले मुद्दे पर आते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बहुत ही अचानक हमला किया, जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनी की मृत्यु हो गई। हाँ, और ये घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वही तो। जबकि हैरानी की बात यह है कि ठीक एक दिन पहले ओमान के मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच डील लगभग तय थी, तो अचानक से ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का मुख्य लक्ष्य कभी भी केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना था ही नहीं। उनका मुख्य लक्ष्य शुरू से ही रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन रहा है। मतलब डील हो या ना हो, उन्हें वहां की सरकार को गिराना ही था। एकदम। अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट में पिछले साल यानी जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध को देखें तो एक बड़ी तस्वीर साफ होती है। इजराइल दरअसल वेस्ट एशिया को यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय बनाना चाहता है, जहां ईरान जैसी आखिरी रिविजनिस्ट शक्ति का पूरी तरह से अंत हो जाए। सही पकड़ा। और इसके लिए उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का सहारा लिया, क्योंकि देखिए, ग्राउंड इन्वेजन जैसे इराक या लिबिया में हुआ था, वो ईरान जैसे बड़े और पहाड़ी देश में संभव नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी अपनाई। हाँ, डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी यानी सीधे नेतृत्व पर प्रहार करो ताकि पूरा ढांचा खुद ब खुद बिखर जाए। उन्होंने सोचा कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो गई तो आम जनता खुद सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पर असल में ऐसा हुआ नहीं ना। ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा कर दी है और साइप्रस तथा यूएई में फ्रेंच और यूएस बेसिस पर हमले शुरू कर दिए हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इससे उन्होंने इस युद्ध को क्षेत्रीय बना दिया है। अगर हॉर्मुज बंद होता है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल निकलता है, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रेड पर एक भयंकर संकट आएगा। यानी आम आदमी के पेट्रोल का दाम सीधे इस भू राजनीतिक टकराव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है जब हम पड़ोस की स्थिति पर आते हैं। अब हम ड्यूरांड लाइन की तरफ चलते हैं। हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुद्दा। बिल्कुल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऑफिशियली अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर घोषित कर दी है। पिछले 6 महीनों में, खासकर अक्टूबर 2025 और बस पिछले हफ्ते 2 बड़े सैन्य टकराव हुए हैं। इसे समझने के लिए हमें इस दरार को 3 स्तर पर देखना होगा। पहला है राजनीतिक स्तर। काबुल और इस्लामाबाद के बीच अब विश्वास की पूरी तरह से कमी हो चुकी है, जो कि आयरनी है, क्योंकि एक वक्त था जब इस्लामाबाद तालिबान को अपना सबसे बड़ा मोहरा मानता था। वही तो। दूसरा स्तर है सैन्य और एस्टैब्लिशमेंट का। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के आने के बाद एक आक्रामक रुख अपनाया गया है और सबसे बड़ा कांटा है टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको लेकर दोनों में भारी मतभेद हैं। और तीसरा स्तर शायद सबसे दर्दनाक है, सामाजिक स्तर। पाकिस्तान द्वारा लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेजा जाना, इसने सदियों पुराने सामाजिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। एकदम सही कहा। पर यहाँ हमें दोनों के बीच सैन्य असमानता को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान के पास एक एडवांस्ड एयरफोर्स और मिसाइल्स हैं, जबकि तालिबान पूरी तरह से अपनी भौगोलिक स्थिति और हाल ही में शुरू किए गए ड्रोन वॉरफेयर पर निर्भर है। लेकिन मिलिट्री एसिमेट्री के अलावा एक आर्थिक एसिमेट्री भी तो है। अफगानिस्तान आर्थिक रूप से पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है।
अगर वो रास्ता बंद हुआ तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी तो चोक हो जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए ये ओपन वॉर सिर्फ गोलियों की नहीं बल्कि आर्थिक नाकेबंदी की भी होने वाली है। इकोनॉमी की बात चली है तो आइए अब अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। भारत के नेशनल अकाउंट्स डेटा यानी जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से अपडेट करके 2022-23 कर दिया गया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है। नई मेथोडोलॉजी में कई नए बिंदु जोड़े गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है डबल डिफ्लेटर अप्रोच का इस्तेमाल। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए इसको। ये डबल डिफ्लेटर आखिर करता क्या है? देखिए, पहले महंगाई का असर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर देखा जाता था। अब कच्चे माल और फाइनल प्रोडक्ट दोनों पर इन्फ्लेशन को अलग-अलग एडजस्ट किया जाता है ताकि उत्पादन की असली वृद्धि पता चल सके। अच्छा, और इसके साथ ही अब जीएसटी डेटा का भी प्रयोग हो रहा है। मैंने आलेख में पढ़ा कि एससीएसयू और पीएलएफएस के जरिए असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की भी सटीक जानकारी जुड़ रही है। सही पढ़ा आपने। पर इन सबके नतीजे और चुनौतियां क्या हैं वो देखना जरूरी है। नए आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 की ग्रोथ रेट अब 7.6% आंकी गई है, जो पुराने 7.4% से ज्यादा है। तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। ग्रोथ रेट बढ़ गई। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सच्चाई थोड़ी चिंताजनक है। ग्रोथ रेट भले बड़ी हो, पर अर्थव्यवस्था का आकार 3.3% छोटा हो गया है। अब हमारी इकोनॉमी 345.47 लाख करोड़ रुपए की है। वेट, रेट ज्यादा है पर बेस छोटा हो गया। इसका मतलब भारत अभी 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी है। इससे तो सरकार के सामने फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशो को कंट्रोल करने की चुनौती और बड़ी हो जाएगी। एकदम पॉइंट की बात पकड़ी आपने। डेफिसिट जीडीपी के परसेंटेज में होता है। अगर जीडीपी का साइज छोटा हुआ तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सही बात है। अब अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से निकलकर सीधे आम आदमी के जेब में रखे स्मार्टफोन पर आते हैं। राज्य व्यवस्था और डिजिटल प्राइवेसी का मुद्दा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का विश्व प्रसाद आल्वा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2026 केस। बिल्कुल। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1332 अब फिजिकल दस्तावेजों से आगे बढ़कर स्मार्टफोन्स और क्लाउड अकाउंट्स तक पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है संवैधानिक पहलू से। एक तरफ है पूटास्वामी जजमेंट जो राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बताता है, और दूसरी तरफ है पूरनमाल जजमेंट जो एंटी इवेजन पावर्स यानी टैक्स चोरी रोकने की ताकत सरकार को देता है। पर मुद्दा ये है कि एक स्मार्टफोन में सिर्फ टैक्स या बिजनेस का हिसाब थोड़ी होता है। उसमें तो पूरी निजी जिंदगी का डेटा होता है, पर्सनल फोटोज, मेडिकल रिकॉर्ड्स। वही तो डिबेट है। इसीलिए विशेषज्ञ इसका समाधान प्रोपोर्शनैलिटी कंस्ट्रेंट्स में देखते हैं, यानी डिजिटल तलाशी के नियम तय होने चाहिए। जैसे कि स्पेसिफिक स्कोप, केवल संबंधित डेटा ही चेक हो, पूरा फोन नहीं। हाँ, और नेसेसिटी, जब तक अन्य उपाय काम ना आए तब तक फोन जब्त ना हो। और टेम्पोरल लिमिट्स भी तो होनी चाहिए। अगर 2 साल पुराना केस है तो पिछले 10 साल का डेटा क्यों देखना? एकदम। और चौथा और सबसे जरूरी नियम है निजी जानकारी को अलग करने का मैकेनिज्म, यानी डेटा को सेग्रीगेट करना ताकि इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल लाइफ मिक्स ना हो। ये बैलेंस आना बहुत जरूरी है आने वाले वक्त में। चलिए, अब अपने आखिरी और बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं। केरला में सामाजिक न्याय का मुद्दा और जस्टिस जेबी कौशी कमीशन की रिपोर्ट जो अभी 24 फरवरी को स्वीकृत हुई है। इस रिपोर्ट ने डेमोग्राफिक आंकड़ों पर एक नई रोशनी डाली है। केरला में ईसाई आबादी जो 2001 में 19.05% थी, वो 2019 में घटकर 14.28% रह गई है। और इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा मुद्दा दलित क्रिश्चियंस का उठाया गया है, जिन्हें एससीसी यानी शेड्यूल्ड कास्ट कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी कहा जाता है। उनकी दशा मूल एससी समुदाय से भी ज्यादा खराब बताई गई है। वही सबसे बड़ी आयरनी है। एक बहुत बड़ा विमर्श शुरू हो गया है कि क्या धर्म परिवर्तन से जातीयत्व खत्म हो जाता है? जमीनी हकीकत तो यही कहती है कि नहीं होता। इस रिपोर्ट ने सच में चर्च और राज्य दोनों को आईना दिखाया है। चर्च में जहां जातिपात नहीं होना चाहिए, वहां भी भेदभाव है, और राज्य भी उन्हें एससी आरक्षण का लाभ नहीं देता। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट में माइनॉरिटी बेनिफिट्स के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात उठी है। इसका असर आने वाले चुनावों पर बहुत गहरा पड़ने वाला है, क्योंकि एलडीएफ सरकार के लिए इस रिपोर्ट को लागू करना एक चुनौती होगी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है, अगर हम इन पांचों मुद्दों को एक साथ देखें? निष्कर्ष यही निकलता है कि हर जगह पुराने नियम टूट रहे हैं और नए नियम लिखे जा रहे हैं। चाहे वो वेस्ट एशिया में भू राजनीतिक सीमाएं हों,
पाकिस्तान अफगानिस्तान की भौगोलिक सीमाएं हों या हमारे स्मार्टफोन्स के भीतर की डिजिटल सीमाएं हों। और केरला की तरह धार्मिक और सामाजिक सीमाएं भी। सुनने वालों को इन बदलावों को लेकर वाकई जागरूक रहना चाहिए। एकदम, क्योंकि बदलाव अब तेजी से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो शिक्षा और विश्लेषण के इस दौर में ध्यान से सोचिए, जब अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं भौगोलिक सीमाओं को बिना झिझक लांघ रही हैं और सरकारी एजेंसियां डिजिटल सीमाओं के भीतर प्रवेश करके आपका डेटा स्कैन कर सकती हैं, ऐसे में आम आदमी जाएगा कहाँ? वही मेरा सवाल है। इस आधुनिक विश्व में एक आम नागरिक का सुरक्षित स्थान यानी सेफ स्पेस आखिर कहाँ बचा है? क्या भविष्य में सुरक्षा की परिभाषा पूरी तरह बदल जाएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।